कई वीडियो आ रहे हैं जिनको बच्चों को घर से उठा के लेके जा रहे हैं। रात के 2 बजे सिविल ड्रेस में बच्चों को उठा के लेके जाया जा रहा है। सिवान जिले में AK-47 तक बच्चों पर दागा गया। ये बहुत बड़ा दुखद घटना है। संविधान इस चीज़ का अधिकार नहीं देता है कि आप सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर गोली चलाइए या उस पर लाठी चार्ज कीजिए। अभी सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया कि हम जितने भी FIR हुई हैं अलग अलग जिलों में, उन FIR को वापस ले रहे हैं। ठीक है, सरकार बोल रही है कि मैंने अपनी बातों को वापसी ले लिया, अपने केस को वापसी ले लिया। वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अपने आप में मैं उनका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मगर मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं आपको अगर एक थप्पड़ मार के बोलूँ कि एक थप्पड़ पहले मैंने आपको मार दिया, मैं बोलूँगा कि मैंने आपको नहीं मारा, तो क्या ये बात वापसी हो जाएगी? और पेपर लीक के बाद अभी नए शिक्षा मंत्री जो बने प्रहलाद जोशी साहब, नेताओं को चाहिए था कि भाई इसके जगह पर कि इससे अच्छा कोई व्यक्ति हो, कोई युवा बनता आपके टीम में, जो आपके पार्टी में जो भी है, इससे अच्छा लोग था, कोई युवा था या आपके और अच्छे लीडर्स थे, उनको बनाने चाहिए थे। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा था लोकसभा में भी पलायन का। 2025 चुनाव विधानसभा में जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की नई पार्टी ने पलायन का मुद्दा उठाया। मैं एक बाबुल आलम हूँ, गरीब का बेटा हूँ, और जिस तरह से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ अपने समाज में, मैं चाहता हूँ कि अगर समाज हमारी अवाम, जिस तरह से मैं 25 साल से सेवा कर रहा हूँ, अगर हमारी यहाँ की अवाम एक बार अगर मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे मौका देती है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ के युवाओं को, हमारे यहाँ की बच्चियों को स्वरोजगार देने का काम करूँगा, उन लोगों के लिए उद्योग लगाने का काम करूँगा, उन उद्योगों के माध्यम से हर घर में चिराग जलाने का काम करूँगा। क्या छात्र आंदोलन सही था? और अगर सही था तो सरकार का जो रवैया रहा है छात्र आंदोलन को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचार है, मेरे ऑडियंस को बताइए। कहते हैं किसी देश की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती, उसकी मिट्टी से होती है। और उस मिट्टी की सबसे सच्ची खुशबू गांव में बसती है। और जहां सुबह सूरज से पहले उम्मीदें जागती हैं, जहां खेत सिर्फ फसल नहीं उगाते, आने वाले कल के सपने भी बुनते हैं, जहां चौपालों पे सिर्फ बात नहीं होती, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय होता है। लेकिन हर गांव के सीने में कुछ अनकहे अनसुने सवाल भी धड़कते हैं। सड़क कब बनेगी? बच्चे बेहतर पढ़ाई कब पाएंगे? युवा अपने ही गांव में रोजगार कब पाएंगे? इलाज के लिए अपनों को शहरों की तरफ कब तक भागना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में गांव सिर्फ वोट देने के लिए है या अपनी बात कहने के लिए भी? शायद यही ताकत है लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। और इन्हीं सवालों, इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं विश्वास को आवाज देने के लिए हम हर उस चेहरे को इस मंच पर लेकर आते हैं जो अपने गांव, अपने समाज, अपने लोगों के लिए कुछ बदलना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट बल्लू और आप देख रहे हैं B3P बिहार पंचायत पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जहां सिर्फ इंटरव्यू नहीं होते, जहां गांव बोलते हैं, जहां वादे नहीं होते, इरादे होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे खास शख्सियत के साथ, विशेष जनसंवाद, जो सीमांचल की धरती से हैं, बिहार की वो धरती जहां पे अभी भी बदहाली है, जहां पर आज भी परेशानी है। एक ऐसा जगह जहां पे हर साल बारिश में बाढ़ से पीड़ित लोग अपने सवालों को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सवाल बड़े बड़े लोगों के कारण दब जाते हैं। मैं ज्यादा आपसे समय ना लेते हुए उन शख्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो शख्स पिछले 25 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। 25 सालों में उन्होंने कई चुनाव लड़े, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती चुनाव। कई चुनाव उन्होंने हारे भी, कई चुनाव वो जीते भी। लेकिन चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है सेवा भाव। और जिस शख्सियत से मैं आज आपको मिलाने वाला हूं, वो व्यक्ति पिछले 25 सालों से अपने क्षेत्र के लिए सेवा कर रहा है। चाहे वो बाढ़ में पीड़ित लोग हों, चाहे युवाओं की आवाज हो, चाहे महिलाओं की बदहाली पर, उनकी परेशानी पर आवाज हो, हर चीज में मुखरता से वो अपने क्षेत्र में आवाज उठाते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सीधे उस शख्सियत से मुलाकात कराता हूं जो 25 साल से समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका नाम बाबुल आलम है और ये सीमांचल के उस जिले से आते हैं, किशनगंज, जिस जिले को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रहता है। और आपको बता दूं, इनका जो गृह जिला है वो मोदो पंचायत है। और इस बार
पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव में दोबारा अपनी जनता के बीच जाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं अब इनके क्षेत्र के बारे में, इनके बारे में और इनके विचारों के बारे में। नमस्कार, आदाब, सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं बल्लू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपने B3P मंच में कुछ देर बोलने का मौका दिया और ये बहुत बड़ा पहल है आपका कि आपने शहर के साथ साथ अपने गांव के भी समाज सेवियों को यहाँ पर अपने मंच पे आने का मौका दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी जानना है मेरे, कि आप उस क्षेत्र से आते हैं, सीमांचल की धरती से आते हैं। सीमांचल कंट्रोवर्शियल इलाका रहता है, सेंसिटिव इलाका रहता है, और आपका जो क्षेत्र है वो मोदो पंचायत है, कोचादमन विधानसभा के अंदर आता है। आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताएं कि आप क्या हैं, 25 सालों से आपकी कैसी राजनीति रही, कैसा संघर्ष रहा, जनता के बीच में आपका क्या रुझान है, आने वाले समय में जो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं किस तरीके का माहौल है, पूरी जानकारी आप मुझे और मेरे ऑडियंस को बताइए। देखिए बल्लू भाई, मेरी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी रही है और मैंने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है और बहुत दुख मुसीबत झेलने के बाद मैं यहाँ तक आकर के पहुँचा हूँ। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और बहुत मैंने स्ट्रगल किया है, बहुत जगह मैंने काम किया है, मजदूरी भी की मैंने, रिक्शे भी चलाए मैंने, और फिर भी मैं अभी तक लोगों के कामों से पीछे नहीं हटा हूँ। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पद मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए समाज सेवा बहुत बड़ी बात है। मैं पद मेरे पास रहे या ना रहे, मगर मैं समाज सेवा करता हूँ और करता रहूँगा जिंदगी भर। और यही चीज जो है सबसे ज्यादा बड़ी उम्मीद होती है कि एक गांव का शख्स जो किसान था और जिसने मजदूरी की, पहले मजदूर बने फिर किसान बने और उसके बाद समाज सेवी, ऐसे व्यक्ति जब समाज के हित के लिए काम में आते हैं तो ऐसे लोग समाज के हित का विकास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज से निकले हैं, जमीन से निकले हैं, उस दर्द को उन्होंने समझा है, सीखा है। तो आप चुनाव में पिछले 25 सालों से राजनीति में हैं बाबुल भाई, तो 25 सालों की राजनीति में आप क्या देखते हैं? अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताइए और इन 25 सालों में आपने क्या देखा, और अपने क्षेत्र के बारे में बताइए कि इस क्षेत्र में अगर आप चुनाव में आते हैं या जीत कर आते हैं, या मान लो आप किसी भी पद पर आते हैं, या लो मुखिया चुनाव जब आप जीत रहे हैं या आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी आप चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में आप क्या काम करेंगे? ये देखिए, जब भी आज भी हम भी अपने क्षेत्र में हमने जब भी क्षेत्रीय भ्रमण का काम किया है और जब उन मजलूमों के पास हम पहुंचते हैं, जो हमारी गरीब माताएं बहनें हैं और गरीब भाई हैं हमारे, उनके घरों में जब जाते हैं, दस्तक रखते हैं, हम उनकी बातों को जब सुनते हैं तो दिल को छू लेता है और आंख से आंखों आंसू भर आते हैं। क्योंकि आज भी हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा है, इतना दबा कुचला है, जो आज लोगों के मुंह से अगर आवाज भी निकलती है तो बड़े बड़े लोग उसको दबा देने का काम करते हैं। तो मतलब ऐसा क्या होता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे यहाँ के मैक्सिमम हमारे सीमांचल के जो किशनगंज जिला है और सीमांचल एक हमारे बहुत दबा कुचला और पिछड़ा पसमानदा इलाका है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बसते हैं। वहाँ पर अमीरों की कोई ये नहीं है, लोग मेहनत मजदूरी करके, ज़्यादातर लोग यहाँ से पलायन करके प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में, मेरठ में, पंजाब में, हरियाणा में, गुड़गांव में, देश के अलग अलग राज्यों में लोग पलायन करके अपनी मजदूरी करके अपने, सबसे ज़्यादा पलायन का क्षेत्र है, पलायन का क्षेत्र है, और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी के लिए। तो ये समस्या तो इतनी बड़ी है कि जब कोई व्यक्ति उस घर का बुजुर्गों को छोड़कर जब बाहर जाता, अपने माँ को छोड़कर जाता, अपने पापा को या अपनी पत्नी को छोड़ के जाता है, तो उस समय उसके परिवार पे क्या बीतती है, उस आदमी पे क्या बीतती है जो रोजगार पाने के लिए अलग राज्यों में गया है। तो ये दर्द के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। हमारी क्षेत्रों में जाकर के यही मिलता है मुझे कि हमारी माएँ अपने बच्चों के, अपने बेटों के आमना सामना होने के लिए तरसते हैं कि आज काश हमारा बेटा प्रदेश में नहीं रह करके अपने क्षेत्र में रह करके 2 रुपए कमाता और हमारे सामने में रहता, हमारे आंखों के सामने में रहता। ये हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे गार्जियन ये महसूस करते हैं, मगर ऐसा संभव नहीं है, ये कभी होता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है और बड़े बड़े लोग पलायन का मुद्दे पर उठाते हैं। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा था लोकसभा में भी पलायन का, 2025 चुनाव विधानसभा में जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की नई पार्टी ने पलायन का मुद्दा उठाया। पलायन के मुद्दे पर ज्यादा वोट मिलते नहीं है हमारे बिहार में, लेकिन पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और आप भी प्रशांत किशोर की तरह बात कर रहे हैं। तो क्या
अगला प्रधान आप ही बनने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। और हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े लीडरांस हैं, नेता हैं, मैं तमाम तर लोगों का सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। मैं प्रशांत किशोर नहीं बनना चाहता हूं, मैं एक बाबुल आलम हूं, गरीब का बेटा हूं। और जिस तरह से मैं समाज सेवा कर रहा हूं अपने समाज में, मैं चाहता हूं कि अगर समाज हमारी अवाम, जिस तरह से मैं 25 साल से सेवा कर रहा हूं, अगर हमारी यहाँ की अवाम एक बार अगर मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे मौका देती है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ के युवाओं को, हमारे यहाँ की बच्चियों को स्वरोजगार देने का काम करूंगा, उन लोगों के लिए उद्योग लगाने का काम करूंगा, उन उद्योगों के माध्यम से हर घर में चिराग जलाने का काम करूंगा। तो देख रहे हैं आपकी एक कैंडिडेट, ये कैंडिडेट नहीं, एक समाज सेवी, 25 साल का दर्द है जो उनकी आंखों में नजर आता है, बंदा इमोशनल हो जाता है। क्योंकि ये दर्द जब आप साझा करते हो, दर्द आप साझा नहीं कर सकते, आपको दर्द दिखता नहीं है, लेकिन जब आप 25 साल उन लोगों के बीच में रहते हो तो वो दर्द अपने आप सीने से निकलकर आंखों के आंसू में बदल जाता है। तो मैं बस आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर आप चुनाव में इस बार आते हैं तो आपके सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने पंचायत के लोगों के लिए, ताकि लोग आप पर विश्वास करें। क्योंकि कई तरह के लोग आएंगे, वर्तमान मुखिया भी है, उससे ज्यादा और भी सारे कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन आप अगर इस बार चुनाव में आते हैं, एक गरीब किसान का बेटा चुनाव में आता है, एक मजदूर का, मजलूम का बेटा चुनाव में आता है, तो उसके क्या मुद्दे होंगे? मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मेरा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में जो भी बदहाली है, चाहे वो रोड कम्युनिकेशन का मामला हो, सड़क पुल पुलिया नली गाली का मामला हो, या भ्रष्टाचार का मामला हो, या हमारे जितने भी अफसरशाही है उसका मामला हो, मैं तमाम तर मामलाओं को। भ्रष्टाचार का मतलब थोड़ा सा मैं और इसको रोकना चाहूंगा। भ्रष्टाचार तो आज की डेट में ब्लॉक लेवल से लेकर के पंचायती लेवल पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार 40% कमीशन टेंडरिंग पे होता है, तो इसको लेकर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भ्रष्टाचार आज के डेट में इस तरह से चरम पर है कि मैं बता करके भी क्या कहूं आपको, कि इस तरह ये हालात है कि आज के डेट में अगर ये केवाला लेकर के कोई ब्लॉक पहुंच जाए तो उसके बिना पैसे का वो केवाला मोटेशन नहीं होता। एक गरीब आदमी अगर झोला लेकर के ब्लॉक चले जाए तो उसका काम नहीं होता है। एक गरीब माँ, गरीब बहन अगर वृद्धा पेंशन बनाने के लिए चले जाए, आधार कार्ड सही करने के लिए चला है, तो बिना पैसे का काम नहीं होता है। ये हालात है हमारे सिस्टम का। तो इसमें सिस्टम दोषी नहीं, इसमें तो आम जनता भी है ना, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है, पैसा दे रही है। क्यों दे रही है पैसा? वो हमारी आम जनता जो है वो भोली भाली जनता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। जिस तरह से जो जैसा दिशा निर्देश बताता है उसी तरह से लोग जाकर के चले जाते हैं। ब्लॉक स्तर पर काम करता है। हाँ, ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार से आप कैसे निपटिएगा? जब आप मुखिया चुनाव बनिएगा तो आप भी टेंडरिंग में 40% मांगिएगा। जो वेंडर होगा आपको काम के लिए बोलेगा कि भाई सोलर प्लांट लगाना है या ओपन जिम लगाना है या कोई भी काम करना है, सरकारी काम करना है, तो जो काम तो आप करोगे नहीं, आपका वेंडर करेगा काम। तो आप वेंडर से पैसे आप भी लोगे, लोग आप पे भी लिगेशन लगा सकते हैं। तो उस समय आप कैसे बात करोगे? और अगर आप चुनाव जीत के आते हो तो आप कैसे बोलोगे और कैसे लोगों को यकीन दिलाओगे कि आप भ्रष्टाचार मुक्त अपने पंचायत को करोगे? जिस तरह से आज हमारे समाज के, हमारे पंचायत की आम अवाम एक आधार कार्ड बनाने के लिए, एक आय निवासी बनाने के लिए, एक जाति निवासी बनाने के लिए ब्लॉक के दर दर की ठोकरें खाती हैं। जिसका जो काम हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है, हमारे वार्ड मेंबरों का, हमारे पंचायत के मुखिया का है, पंचायत के समिति का है, सरपंच का है, जो लोगों को छोड़ देते हैं और वो लोग जाकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं। एक निवासी बनाने के लिए 20-20 रुपये, 2500 रुपये देना पड़ता है। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2500 रुपये देना पड़ता है साहब। अब एक आपको आधार कार्ड सुधारने के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए देना पड़ता है ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पर। इस पर कोई सुनवाई नहीं। हम काफी लोग इस पे आवाज भी उठाते हैं, मगर इस पे ब्लॉक का जो बड़े पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी के लोग हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप कैसे ठीक करोगे अगर आप इस बार चुनाव में, अगर आपको जनता वोट देती है? अवाम मेरे साथ रहेगी कि मैं ठीक करने का काम करूंगा सब। कैसे करोगे? एक्सप्लेन करो। मैं कई बार चुनाव लड़ चुका हूं, मुझे अनुभव है, और मुझे पूरा प्रखंड से लेकर जिला तक का प्रशासन से मेरी उठक बैठक है। मैं अपने अवाम का भला करने के लिए, अपने अवाम का, समाज का सेवा करने के लिए, या उनकी समस्या को दूर करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं डीएम से बात करूंगा। जिला के जितने भी पदाधिकारी है, डीडीसी है, एसडीओ है, एसडीएम है, जितने भी पदाधिकारी है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, सबसे मैं बात करके अपने समाधान करने का काम करूंगा समस्या का। एक सवाल हर व्यक्ति जो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके जहन में, वो है कि परिसीमन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि प्रारूप एक पत्र लागू हो चुका है और परिसीमन को लेकर के जिस तरीके से
राज्य निर्वाचन आयोग खामोशी साधा हुआ है। जिस तरीके से सरकार का एक मंत्री जो पंचायती राज मंत्री विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश साहब, वो बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं इस पर बात करना चाह रहा है। तो ये जो परिसीमन हो रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी जनता क्या सोच रही है और पंचायत में क्या माहौल है, ये मैं मेरे दर्शकों को बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो परिसीमन का काम अभी शुरू हुआ है, जिस तरह से पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक है और ये पंचायत चुनाव तकरीबन आपको नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, सिस्टम समय के हिसाब से हो जाना चाहिए। तो ये परिसीमन का काम सरकार को आज से कम 6 महीना पहले परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए थी। मतलब आप कह रहे हो कि सरकार ये काम आज कर रही है, वो काम 6 महीने पहले 6 महीने पहले तो शायद चुनाव सही से होते और सब लोगों को मौका मिलता जी। तो परिसीमन को लेकर आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? परिसीमन को लेकर के अभी लोग बहुत क्षेत्र में गमागमी है और काफी हमारे लोग जो जनप्रतिनिधि भी और आम जनता भी कसमकस में पड़े हुए हैं। और आए दिन लोग सिर्फ अब लोगों के देह में यही पड़ा हुआ है कि भ्रम फैला हुआ है कि कब परिसीमन होगा, कौन सा पंचायत किधर जाएगा, कौन सा वार्ड किधर जाएगा। ये समस्या लोगों के अंदर में घुस गया है, जिसको लेकर के लोग अपने स्थगित बैठ गए हैं। इसके माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप परिसीमन को लेकर कर सकते हैं। माननीय श्री सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, मैंने पहले भी कहा कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया परिसीमन को लेकर के। अगर वो परिसीमन अभी इस वक्त कराना चाहते हैं तो जल्दबाजी में परिसीमन करा करके फिर पंचायत चुनाव सही समय पर करा दिया जाए। अगर परिसीमन का समय नहीं है तो फिर डायरेक्ट पंचायत चुनाव कराया जाए। और ये जो अगला सवाल इसी परिसीमन से जुड़ा हुआ है, ये जो रोस्टर लागू होने वाला है महिलाओं को लेकर, SC ST लोगों को लेकर के, तो परिसीमन अगर होता है तो भी रोस्टर लागू होगा, और अगर मान लो परिसीमन नहीं होता, जो कि चांसेस अब मुझे लगते हैं कम है, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसमें भी रोस्टर लागू करेंगे, क्योंकि दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने ये ऐलान किया है। तो रोस्टर लागू करने से महिलाओं को जो भागीदारी मिलेगी, जो दलित हैं हमारे भाई, जो ST भाई हैं हमारे, उन सबको भागीदारी मिलेगी। इसको लेकर के आपकी क्या रुझान है, इसको लेकर आपकी क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि जिस तरह से आज 10 सालों से हमारे क्षेत्र में किसी किसी पद पर महिला आरक्षण रहा, किसी किसी पद पर SC ST रहा, किसी किसी पद पर जनरल रहा, किसी किसी के पद पर शेड्यूल कास्ट रहा, तो हमारे यहाँ पर भागीदारी महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। और जितने भी वर्ग हैं हमारे क्षेत्र के, हर वर्ग के लोगों को मौका मिलनी चाहिए इस पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव में हर महिलाओं को भागीदार मिलना चाहिए जी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसलिए इसको बड़ी बात बोलता हूँ। एक इस्लामिक व्यक्ति जो इस्लाम मजहब से आता है, मुसलमानी तौर पर एक है, मुसलमान कौम से जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति होकर यही कहते हैं कि नहीं, आज के दौर में महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। तो ये बात से मैं भी आपकी प्रशंसक बन गया हूं कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक अगला सवाल जो है वो महिलाओं से बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से बिहार में छात्र आंदोलन हुआ, नीट पेपर लीक को लेकर, लगातार सिस्टम में पेपर लीक जो हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार में भी कई पेपर लीक हुए हैं, TRE का पेपर लीक हुआ है, शिक्षक पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक पर जिस तरीके से सरकार ने अलग अलग जिलों पर जो कार्रवाई की है, युवाओं पर जिनकी उम्र 15-16 साल है, कई वीडियो आ रहे हैं जिनको बच्चों को घर से उठा के लेके जा रहे हैं, रात के 2 बजे सिविल ड्रेस में बच्चों को उठा के लेके जाया जा रहा है। और अभी सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया कि हम जितने भी FIR हुई है अलग अलग जिलों में, उन FIR को वापस ले रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे कि आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या छात्र आंदोलन सही था? और अगर सही था तो सरकार का जो रवैया रहा है छात्र आंदोलन को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचार है? मेरे ऑडियंस को बताइए। पेपर लीक को लेकर के जिस तरह से हमारे बच्चे स्टूडेंट जो आंदोलन किया राज्य के कई अलग अलग इलाकों में, और इस पर सरकार की जो सिस्टम का हालत रहा, तो इस पर मुझे बहुत बड़ा दुख है कि सरकार ने हमारे बच्चों पर खुलेआम लाठीचार्ज किया, गोली तक चलाई। यहाँ तक कि सिवान जिले में AK-47 तक बच्चों पर दागा गया। ये बहुत बड़ा दुखद घटना है। संविधान
इस चीज़ का अधिकार नहीं देता है कि आप सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर गोली चलाइए या उस पर लाठी चार्ज कीजिए। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, बराबर अधिकार दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का लिखा है, उन्होंने अधिकार दिया है। संविधान पूरा देश को अधिकार देता है कि भाई हर व्यक्ति अपनी बात को सरकार के सामने में, जनप्रतिनिधियों के सामने में, MP MLA के सामने में, मुखिया के सामने में, सबके सामने में रख सकता है अपनी बात को। क्या बात की दिक्कत है? क्या बात रखने का इतना बड़ा ये है कि भाई बच्चों को लाठीचार्ज किया जाए, उस पर गोली चलाया जाए? इस पर हम सहमत नहीं है सरकार की नीतियों से। अगर सरकार फिर बच्चों को FIR करके उनको जेल में डालने का काम किया, जब आप जेल में डाला बच्चों को, तो फिर जेल में डाल करके फिर आपने अपनी बात को वापसी लिया। जब आपने अपनी बात को वापसी लिया तो फिर आपने FIR बच्चों पर किया ही क्यों? पॉइंट तो उठता है, ये सवाल सबसे बड़ा है और ज़्यादातर लोग सर इसकी निंदा कर रहे हैं और बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहे हैं कि बच्चों को इस तरीके से नहीं मानना चाहिए। आप इस पे क्या बोलेंगे? आप भी निंदा करेंगे या सरकार के समक्ष समर्थन देंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा दुखद घटना है आज हमारे देश के। मैं सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, तमाम तर लोगों का मैं स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। मैं उन लोगों को अपनी इस मंच के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हमारे आम घरों के बच्चे आंदोलन में टिके रहे, डटे रहे, आपने उस पर लाठी चार्ज किया, आपने उसे गोली चलाई, इसमें आपके भी घर के बच्चे होंगे, इसमें हमारे घर के भी बच्चे होंगे, इसमें आप पूरे देश के हर घर के बच्चे हैं। आपने कैसे, आपका दिल कैसे घबरा कर दिया कि इन बच्चों पर, इन छात्रों पर आपने इतना अत्याचार और इतना जुल्म करने का काम किया है। सरेआम एक व्यक्ति आपका जंतर मंतर पर खाना खिलाया, लोगों को खाना खिला करके, लोगों को खाना खिलाया, वहां पर खड़े होकर के अपने पैसों से उस व्यक्ति को आज प्रताड़ित किया जा रहा है। मोहम्मद जुनैद नाम है उनका। मोहम्मद जुनैद साहब को। बहुत दुखद बात है। जो हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बहादुरगंज में जो छात्र आंदोलन हुआ था जी, जिसमें हमारे बहादुरगंज सहित कई पूरे जिला के 2500 नौजवान युवाओं को प्रशासन ने उठा करके जेल में डालने का काम किया है, जो बिल्कुल गरीब मजलूम के बच्चे हैं। उन्हें छोड़ा कि नहीं छोड़ा अभी सरकार ने? उनको अभी नहीं छोड़ा गया है। कुछ बच्चे अभी ये हैं, जेल में हैं, और उसमें से कुछ मेरे पंचायत का भी एक राजा नाम का लड़का है, उसको भी जेल में डालने का काम किया। सरकार ने तो लेटर निहत्ता, बिल्कुल गरीब आदमी का जो मजदूरी करके पेट पालता है, ऐसे ऐसे घरों के बच्चों को सिस्टम ने उठा करके जेल में डालने तो भाई साहब, सरकार ने तो एक लेटर रिलीज कर दिया है कि हमने FIR वापस ले ली है और बच्चे तुरंत रिहा हो जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हो, आप बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा कर रहे हो कि बहादुरगंज में जो 2500 बच्चे जेल में गए, उनमें से बच्चे अभी भी रिलीज नहीं हुए। ये हकीकत है? देखिए सर, ये आपके बताइए। ठीक है, सरकार बोल रही है कि मैंने अपनी बातों को वापसी ले लिया, अपने केस को वापसी ले लिया, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अपने आप में मैं उनका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मगर मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको अगर एक थप्पड़ मार के बोलूं कि एक थप्पड़ पहले मैंने आपको मार दिया, मैं बोलूंगा कि मैंने आपको नहीं मारा, तो क्या ये बात वापसी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो। जो मेरा इज्जत वकार, जो बच्चों का जो स्वाभिमान खत्म हो गया, बच्चों का जो हक ये खत्म हो गया, इज्जत वकार चला गया समाज से, तो वो वापसी करा देगी क्या सरकार? प्रैक्टिकल बात है ये, तो बात बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो बच्चों को जेल में लेके गए, जो खींचते हुए उनके मोहल्ले से, उनके टोलियों से, उनके गांवों से, उस माँ के सामने, उस बहन के सामने, जब उसके भाई को लेके जाया जा रहा था पुलिस थाने में मारते हुए, क्या वो इज्जत वापस आ सकती है? ये बाबुल आलम का सीधा सवाल है उस सरकार से, उस सिस्टम से, जो ये कहते हैं कि हम वापस ले लिए हैं उन सभी FIR को, जो कहते हैं कि हमने पूरे देश में सभी FIRs को वापस ले लिया है। क्या उन युवाओं की आवाज़ जिसे दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिन्हें मारने की कोशिश की जा रही थी, क्या उन सवालों को, उन जवाबों को ढूंढने के लिए, क्या उन बच्चों के स्वाभिमान को, सम्मान को वापस दिला पाएगी सरकार? अगर अच्छे जो पेपर लीक किए हैं, अगर उन पेपर लीक करने वाले गुनहगारों को अगर सरकार पकड़ लेती, तो शायद इस तरह के हालात नहीं बन रहे होते, ना NTA का गठन होता, ना फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती, और ना ही शिक्षा प्रणाली को बदलने की दिक्कत होती। लेकिन जिस तरीके से बदहालियां शिक्षा व्यवस्था पर उठ रही हैं, जो देश के सिस्टम पर एक काला धब्बा है, और मैं
इस मंच के माध्यम से ये कहूंगा कि बाबुल आलम ने जिस तरीके से अपनी मुखरता के साथ जवाब दिया है, बिना किसी हिचकिचाहट के, और युवाओं की आवाज को लेकर जिस तरीके से बोले हैं, ये काबिल तारीफ है। आज के दौर में देश के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह की बर्बरता करना जायज़ तो नहीं कह सकते, इसको नाजायज़ ही कहेंगे। लेकिन छात्र आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये जो छात्र आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक के बाद अभी नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं प्रहलाद जोशी साहब, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या शिक्षा मंत्री और कोई नहीं था? एनडीए के पास बहुत सारे ऐसे नेता थे, खुद नीतीश कुमार राज्यसभा के नए नए एमपी बने हैं, तो उनको भी आप शिक्षा मंत्री बना सकते थे, क्योंकि उनके पास 20 साल का अपने इतने लंबा करियर का इतिहास, मतलब इतना लंबा उनका करियर रहा है, राजनीतिक करियर सफर रहा है, तो उनको इतना अनुभव है, तो वो शिक्षा मंत्री बन सकते थे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, राघव चड्ढा अभी बीजेपी में शामिल हो गए, वो भी अच्छा एजुकेटेड युवा है, वो भी शिक्षा मंत्री बन सकता था। ऐसे हजारों चेहरे हैं एनडीए के पास, एनडीए के पास चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना गया? इस पर आपकी क्या राय है? ये सरकार की अपनी विचार रही होगी, मगर मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक इसके समर्थन करने वाले को आप शिक्षा मंत्री बना दिए हैं, तो इसकी जगह पर मुझे चाहिए कि भाई इसकी जगह पर हमारे नेताओं को चाहिए था कि भाई इसके जगह पर कि इससे अच्छा कोई व्यक्ति हो, कोई युवा बनता आपके टीम में, जो आपके पार्टी में जो भी इससे अच्छा लोग था, कोई युवा था या आपके और अच्छे लीडर्स थे, उनको बनाने चाहिए थे। तो इसकी आप जो है पुरजोर निंदा करता हूं इसका। आप निंदा करते हैं? जी। तो आगे आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में क्या होने वाला है? आपको, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या आने वाले समय में कोई बदलाव नजर आता है आपको? क्या वैसे ही रहेगा सिस्टम? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई बदलाव होने वाला है, और आए दिन लोग दलदल में धंसे जा रहे हैं। हमारे समाज के लोग, हमारे बिहार भर के, मैं तमाम उन गरीबों की बात कर रहा हूं, उन दबे कुचले लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोग अपनी बात को बोल करके भी नहीं बोल पाते हैं लोगों के सामने में। मैं उनकी बात को करना चाहता हूं आपके सामने में, आपके मंच के माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि उन लोगों की आवाज को मत दबाइए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हर आवाज को बोलने का हक है, हर आवाज को बोलने का हक है, और संविधान ने सबको बोलने का आजादी दी है। सही बात है। ऐसा कोई काम बता के जाए इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ताकि इस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग बात हो रही है, कल 5 साल के बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं और अगर मैं आपके क्षेत्र में आता हूं, तो जब मैं अपने उन सवालों के जवाब ढूंढूंगा, जिन सवालों के जवाब मैं आज आपसे खोज रहा हूं, और आज जो आप वादा कर रहे हैं इस कैमरे के माध्यम से, और आपकी जनता, आपकी आवाम इस कैमरे के माध्यम से अब आपकी आवाज को सुन रही है, तो आप ऐसा क्या वादा करेंगे जो आप जीतने के बाद करेंगे और हाल में करेंगे? अवाम ने अगर मुझे मौका दिया, और ऊपर वाले अगर मुझे हयात से रखा, अवाम ने मुझे मौका दिया और पंचायत चुनाव मैं जीत करके अवाम के सामने में आया, तो मैं आपके मंच के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत मौदो की अवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे मौका दिया निस्वार्थ होकर के कि एक गरीब बेटा बाबुल आलम को हम लोग जिता करके लेके आएंगे, वो हमारे लिए कल 12 बजे रात में अगर फ़ोन करेंगे तो बाबुल आलम मेरे लिए खड़ा होगा। अगर बाबुल आलम को 12 बजे रात में आवाज़ देंगे तो बाबुल आलम मेरे लिए 12 बजे रात में खड़ा होगा। मैं आपके माध्यम से उनको अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि मैं एक एक हमारे क्षेत्र की अवाम का, अपने एक एक खून का भी कतरा अगर बेच करके जरूरत पड़ेगा तो मैं उनके साथ में खड़ा रहने का काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, सब लोगों ने हमारे क्षेत्र के अवाम का सोतेलापन का व्यवहार करने का काम किया, सोतेलापन का व्यवहार किया। लोगों से वोट लेकर के, बहला फुसला करके, रुपए पैसे के लालच दे करके लोगों से वोट लेकर के, उसके बाद उनकी ऐसी हालत पर छोड़ दिया 5 साल तक, फिर उनको पूछने का काम नहीं किया। बाबुल आलम ये काम नहीं करेगा। हर गरीब, हर वो दबा कुचला लोगों के साथ खड़ा रहेगा, हर उस बेटी के साथ, हर उस बहन के साथ खड़ा रहेगा बाबुल आलम, जिसका कल जाकर के बाबुल को जरूरत पड़ेगी। रात में 12 बजे रात बाबुल खड़ा रहेगा। लेकिन आप उनसे लड़ोगे कैसे? आपके सामने बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, पैसे वाले अमीर लोग, आप तो किसान, एक मजदूर के बेटे हैं, आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप मुखिया का चुनाव में
पैसा बहा सको। आजकल लोग पैसों के दम पर वोट ले लेता है और पैसों के दम पर जीत जाता है। और ऐसे सिस्टम से आप कैसे लड़ोगे? क्या आप अपनी जनता से कुछ अपील करना चाहते हो, कुछ सच्चाई बताना चाहते हो, कुछ ऐसी बात बताना चाहते हो जो हर व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है, आपके आवाम को जानने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत ज़रूरी है। मैं आपके मंच के माध्यम से हमारी आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज से पहले जितना भी हमारे ग्राम पंचायत महोदय में जनप्रतिनिधि रहे हैं, सब लोगों ने समय समय पर और अपने अपने वक्त पर जो उनका चुनाव का समय रहा है, उस समय में लोगों को जिस तरह से चाहा, पैसे के लालच में, पैसे के लालच देकर के, रुपए पैसे के लालच देकर के, या जिस तरह से उनको अपने ढांचे में ढलाना चाहा, ढला करके उनका अपना वोट लेकर के फिर उनको उसी हालत पे छोड़ दिया। मैं ये मैसेज, लेकिन जब ये बात आप बोल रहे हो कैमरे के सामने, इस मंच के माध्यम से, तो जब आप ये सवाल वो जनप्रतिनिधि भी देखेगा तो फिर वो ये सवाल आपसे करेगा कि देखो भैया, ये बंदा बोल रहा है कि पैसों के दम पर वोट खरीद लिए गए और ये तो मतदाताओं का अपमान है, ये तो मतदाताओं को जो है अपमान कर रहा है, उस पर एलिगेशन लगा रहा है कि ये पैसों के दम पर वोट देता है, तो पैसों लेकर वोट देता है। तो ऐसे बात पर आप कैसे उसको जवाब दोगे, कैसे काउंटर करोगे? लोग तो सवाल, वो जनप्रतिनिधि तो आपसे सवाल पूछेगा कि आप मेरे मतदाताओं का अपमान कैसे कर रहे हो। देखिए, तो क्या आपके ये बोलने से मतदाताओं का अपमान हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें देखिए बताइए। हमारे क्षेत्र की मतदाता, हमारी अवाम खुद जानती है कि क्षेत्र का हालात क्या है और किस तरह से हमारे क्षेत्र में करप्शन, देखिए लोग करप्शन के पीछे पड़ा हुआ है। करप्शन क्या चीज है हम लोग खुद नहीं समझ रहे हैं। करप्शन हम खुद फैलाते हैं। नेता, कोई भी नेता कहता है कि मैं करप्शन को मिटाने का काम करूंगा। आप करप्शन को मिटाने का कहां से काम करेंगे? आप खुद करप्शन कर रहे हैं। आप कोई अगर गरीब बाप का बेटा अगर आपके पंचायत में चुनाव लड़ रहा है, आप उसको वोट नहीं दे रहे हैं, नहीं दिलवा रहे हैं, आप पैसे के बल पर अपनी वोट को खरीदने का काम करते हैं, तो ये करप्शन नहीं है? ये सबसे बड़ा करप्शन है देश का। कि मजदूर के बेटे को दबा दो और अमीर के बेटे को जिता दो। ये पूरे देश और शहर और गांव तक पहुंच गई है। बिल्कुल, ये बीमारी गांव तक पहुंच गई, गांव तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ा बात सिस्टम को लेके बोल रहे हैं कि मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूं। अच्छा। मेरे इससे पहले मैंने चुनाव लड़ा था, मुखिया चुनाव मैंने जो लड़ा था, और उस चुनाव में मेरी ऐसी स्थिति थी क्षेत्र में कि बच्चा बोल रहा था कि बाबुल आलम के अलावा कोई नहीं जीतेगा। क्षेत्र में एक तरफा आवाज था, लोग आंसू आ रहे थे मेरे लिए। इस तरह से लोगों ने मेरे वोटरों को और मेरे समाज के लोगों को कुचल दिया और मेरे वोटरों को इस तरह से खरीद करके अपने पाले में ला लिया, अपने पाले में ला करके हमारे वोटों को खराब करने का। तो अपनी जनता से कुछ ऐसा अपील करना चाहेंगे? मैं हमारे जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, अब भी फिर भी आपको प्रलोभन देने का, कोई भी आपके बीच आएगा, प्रलोभन देने का काम करेगा, रुपए पैसे लालच दिखा करके आपको अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। मैं तमाम हमारे उस अवाम को कहना चाहता हूं, ग्राम पंचायत महोदय की, कि आप लोग ऐसे झांसे में, ऐसे लोगों के पाले में मत पड़िए जो आपका वोट लेकर के 5 साल आपको शकल नहीं दिखाया, जो आपका वोट लेकर के आपका एक डीएसपी से बात नहीं कर सकता, आपका वोट लेकर के डीएम से खड़े होकर के बात नहीं कर सकता, आपका वोट लेकर के डीडीसी से बात नहीं कर सकता, आपका वोट लेकर के डीएसपी से बात नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को क्यों चुन करके आप भेज रहे हैं जो आप अपने बाल बच्चों की भविष्य पर बालू डालने का काम कर रहे हैं? मैं तमाम तर लोगों से ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी इस बार आने वाले चुनाव में निस्वार्थ होकर के इस बेटा बाबुल आलम पर विश्वास करके, अगर आपने एक एक मतदान इस बेटा को दे करके आपने निस्वार्थ होकर के जिताने का काम किया, तो कल आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लॉक का चक्कर काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थाना के चक्कर नहीं पड़ेगा, किसी कर्मचारी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। बाबुल का एक फोन का भी आपके लिए। तो ये इमोशनली बात बाबुल भाई ने अपनी जनता से कही है, और शायद ये बात भले ही लोगों को इमोशनली लगे, लेकिन जब दिल का दर्द होता है, जो लोगों के दर्द को समझता है, वही इस दर्द को साझा कर सकता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल और मेरे मन में आया, हालांकि मेरा सवाल पॉडकास्ट तो खत्म हो गया, लेकिन एक जाते जाते एक सवाल आ गया कि आज बिहार में आप अलग अलग राज्यों को देखें, हरियाणा देखें, पंजाब देखें, दिल्ली देखें,
जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ वो इंस्टाग्राम क्रांति थी, सोशल मीडिया क्रांति थी। उससे पहले 2011 में जो आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन, वो टीवी की क्रांति थी। लेकिन आज के दौर में बिहार में जनप्रतिनिधि जो हैं, जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं, जो चौपाल की राजनीति करते हैं, वो आज भी सोशल मीडिया से दूर भाग रहे हैं। तो इस मामले में आपकी क्या सोच है, आपका क्या विचार है कि सोशल मीडिया जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा हथियार है एक व्यक्ति को अपने बात को पहुंचाने का, एक संवाद का सीधा पुल है जिससे हम एक व्यक्ति को अपने संदेश दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस स्थिति में आज भी लोग सोशल मीडिया से, खासतौर पर गाँव के लोग क्यों भाग रहे हैं, और आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया से हम लोग भी काफ़ी दिन तक दूर रहे, भागते रहे, और बहुत लोगों ने हमको कहा भी कि भाई आप सोशल मीडिया से जुड़िए, रहिए। हम लोगों के समझ में उस वक्त नहीं था सोशल मीडिया है क्या चीज़, मगर आज मुझे समझ में आया कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और देश के लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम है। जिस तरह से बड़े बड़े जो हमारे देश की मीडिया है, देश का जो चौथा स्तंभ है, जो देश की हर मुद्दे को उठा करके आम जनता तक पहुंचानी चाहिए थी, वो नहीं पहुंचाती है। ये जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, ये बहुत बड़ा, देश का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आम जनता तक ये अपनी बातों को पहुंचाने का काम करती है। मैं सोशल मीडिया के तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। तो ये थे हमारे और आपके चहीते बाबुल आलम साहब, जो 25 साल से देश की बातें भी करते हैं, राज्य की बातें भी करते हैं, पंचायत की बातें भी करते हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जैसा कि मैंने बताया, विधानसभा भी लड़ा, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ करी, शायद मुझे लगता है कि आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी एहसास होगा कि अब ज़माना सोशल मीडिया का है, अपनी बात अपनी जनता तक पहुंचाने का है। आज के जेंजे सोशल मीडिया के थ्रू बात समझते हैं, डायरेक्ट बात अब कोई समझना नहीं चाहता है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस व्यक्ति की, इस मजदूर समाज सेवी की, किसान समाज सेवी की बात वहां तक पहुंचे, उस सिस्टम तक पहुंचे जो सिस्टम बदहाली करके छोड़ दिया है, बेसहारा करके छोड़ दिया है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा एक बार फिर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार। और अपने वक्तव्य जो भी आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपका हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें और हम आपके संदेश का इंतज़ार करेंगे, आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।